पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके सिविक्स का पहला चैप्टर स्टडी किया, दैट इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं, और इसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी देखे। ओके, सो व्हाट वी सीन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप यू रिमेंबर। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कुछ ऐसी बेसिक लॉज, ओके, और द रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक लॉ और अ रूल ऑफ अ कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं रूल बुक फॉर अ स्टेट। ठीक, या फिर और आप इसे और डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all the people living together in a country. ओके, और कल क्लास में भी मैंने आपको एक डेफिनेशन इसकी बताई थी, द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और अ सोशल ग्रुप दैट डिटर्मिन्स द पावर ऑफ and duties of the government and guarantees certain rights to the people living in that country. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप इसमें से किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन तो आपने देख लिया। ओके, और दूसरी चीज़ है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हमने बहुत से पर्पस देखे थे, यानी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस लिए जाता है। ठीक है, तो इस पर्पस में हमने पहला जो आपका देखा था, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, यानी जिस तरह की हम कंट्री चाहते हैं, जैसा आदर्श राज्य हम चाहते हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है उस तरीके का बना सकें। ठीक, और इसमें आपने फिर एग्जाम्पल देखा था नेपाल का। ओके, यानी उनका जो पहले एक राजा का शासन था, वो राजा के अंडर में रहते थे, और जो भी इच्छाएं होती थी वो सारी राजा की और उसके मंत्रियों की होती थी, उसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। तो ये जो है नेपाल के लोगों के लिए कोई आदर्श राज्य नहीं था, तो उनको जो आदर्श था वो था एक डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, तो उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद अपने देश को जो है वो मोनार्च से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च से जो है डेमोक्रेटिक में तब्दील किया। ओके, ये आपने नेपाल के एग्जाम्पल में देखा और समझा। और आपका जो दूसरा पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, दूसरा पर्पज़ है आपका, इट इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक, मतलब उसका नेचर कैसा हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है ना, कि भाई जैसे वहाँ पे राजा था, उसके मंत्री थे, तो इसमें लोग जो है अपनी भागीदारी चाहते थे कि कोई भी इसमें डिसीजन लिया जाए या कोई भी गाइडलाइन जारी की जाए, तो उसमें जो है सारी सोसाइटीज़ के लिए उसमें जो है स्थान होना चाहिए। ओके, और फिर जो डेमोक्रेसी होती है, ओके, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो हम अपना लीडर चुने, वो जो भी पावर, शक्ति का इस्तेमाल करे वो हमारी तरफ से करे, यानी हमारा लीडर तो वो हो लेकिन शक्ति किसकी हो, हम सारी जनता की हो। ओके, तो इस संदर्भ में क्या होता है, कई बार जो लीडर्स जो होते हैं वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो उससे बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो ये आपको बचाता कैसे है। ओके, तो इसमें आपने क्लासरूम का एग्जाम्पल देखा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको किसी भी लीडर की मिसयूज़ ऑफ पावर से बचाने के लिए आपको कुछ सेफ गार्ड्स दिए। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय और पॉलिटिकल लीडर्स। तो इस संदर्भ में जो उन्होंने आपको दिया है एक जो राइट है, द राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो ये जो बराबरी का अधिकार जो है ये आपसे जो है कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक, अब दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंश्योर करता है कि कोई भी जो डोमिनेंट ग्रुप है, हाँ, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है जो उससे कम शक्तिशाली लोग हैं या कम शक्तिशाली समुदाय हैं उनके ऊपर ना करे। ठीक है, डोमिनेंट ग्रुप कैसे बनता है भाई, या तो वो संख्या में ज़्यादा होगा, है ना, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, या रेस, या जो भी हो, जेंडर वगैरह। ठीक, या तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो जो कम संख्या में लोग हैं उनको वो दबाएगा, है ना, उनको जो है वो अपने से नीचे रखेगा। ठीक, या फिर इसमें ज़्यादा मतलब पैसे के हिसाब से भी लोग डोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी डोमिनेंट यानी जो कि ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी एक पावरफुल सोसाइटी जो कि अपने से कम पावरफुल सोसाइटी का शोषण ना कर सके। तो ऐसे प्रावधान भी जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वर्ड यूज़ हुआ है इसमें, एक आपका मेजॉरिटी है और एक है आपका माइनॉरिटी। ओके, अभी मेजॉरिटी क्या होता है, जैसे कोई देश है
तो आपने देखा अभी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट इन अ कंट्री, यानी हर प्रकार के संप्रदाय के, धर्म विशेष के लोग रहते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है, जैसे हम इंडिया का ही एग्जांपल लें अभी, तो इंडिया में क्या है, आपकी मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, ठीक है। तो इसमें अब हम अगर माइनॉरिटीज़ को देखें तो माइनॉरिटीज़ में जो बाकी धर्म के लोग आ जाते हैं, उसमें एज पर आवर गवर्नमेंट इट हैज़ बीन सेड दैट माइनॉरिटीज़ इंक्लूड योर मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार के धर्म के लोग जो हैं माइनॉरिटीज़ में जो है गिने जाते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो हिंदू जो कि संख्या में ज़्यादा हैं वो कहें कि भाई हम ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो हमारी मर्ज़ी चलेगी, तो वो जो ये बाकी धर्मों के लोग हैं उनको क्या करें, उनके ऊपर अपना फैसला थोपें, है ना। यानी जो भी वो सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनके पास जो अवसर हैं, वो सारों से क्या करें, इसको वंचित कर दें कि भाई तुम तो माइनॉरिटीज़ हो और हम जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में है, तो ये सब इसकी हकदार कौन है, हम हैं, ठीक है। तो इससे भी आपको क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई कि ये ऐसे रूल्स बनाता है जिससे कि ऐसी सारी चीज़ें जो कि मेजॉरिटी के लिए अवेलेबल है वो माइनॉरिटीज़ को भी अवेलेबल रहें, ठीक है, उसको उससे बहिष्कृत या वंचित ना किया जा सके। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है वो जो है एक मेजॉरिटी की डोमिनेशन जो होती है माइनॉरिटी के ऊपर, उससे आपको बचाने के लिए की जाती है, राइट। अब इसमें हमने दो टर्म्स देखे थे, फर्स्ट इज़ योर इंटर कम्युनिटी और दूसरा हमने देखा इंट्रा कम्युनिटी, ठीक है। तो दो प्रकार के डोमिनेशन आपके समाज में देखने में आते हैं। तो इंटर कम्युनिटी का मतलब होता है जब कोई एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करती है। ओके, तो ये देखिए, वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, ठीक है। तो आप इसको धर्म के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, जाति के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, ठीक है। भाई किसी एक विशेष स्थान में कोई धर्म के लोग ज़्यादा हैं या जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो या फिर वो जो है पैसे में ज़्यादा हैं, है ना, ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जो है दूसरे कम्युनिटी को लोग को जो है क्या करें, उनके ऊपर उनको दबाएं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इंटर कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी को क्या करना, डोमिनेट करना, उनके ऊपर शासन करना, ठीक है। और इंट्रा कम्युनिटी में क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, ठीक है। यानी ये इसका मतलब ये होता है कि एक कम्युनिटी में जो है जो आपकी सेम कम्युनिटी है, ठीक है। यानी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि वर्ण व्यवस्था का एग्जांपल दिया था कि हिंदूज़ में जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, तो इसमें ब्राह्मणों द्वारा जो है जो आपके शूद्राज हैं उनको दबाया जाना, ठीक है। यानी आप हैं तो हिंदू, लेकिन हिंदू धर्म में आपने क्या किया, जाति व्यवस्था में बांट दिया है। तो एक उच्च जाति, मतलब जो लोग अपने आप को उच्च जाति कहते हैं, वो अपने से नीचे समझने वाली जाति को दबाएं, तो उसे कहा जाता है इंट्रा कम्युनिटी। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको अपने आप से ही सेफ गार्ड करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब हम कभी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला ना ले लें जो कि अभी शॉर्ट टर्म में तो हमको लगे कि हाँ भाई बहुत ठीक है, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में वो जो है हमको क्या करेगा, नुकसान कर सकता है, ठीक है। यानी हमको जो भी फ्रीडम मिली है, राइट्स मिली है, कहीं हम ऐसा कुछ ना कर सकें कि हम अपने लिए कोई ऐसा काम कर दें कि फिर वो अधिकार हमसे, हमारी फ्रीडम और राइट्स सारे जो हैं वो छीन जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए प्रावधान करता है, राइट। अब देखिए, जो आपका नेक्स्ट है वो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। की फीचर्स माने इसकी जो विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, वो क्या होती है, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर उसके पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है ना। नेक्स्ट फिर हमने देखा अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है ना, यानी वो हमको किस चीज़ों से बचाता है। ओके, तो अभी हम पहले आपका देखेंगे, let us read the chapter, okay, line by line I will explain you. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. आप सबको पता है कि अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी पाने के लिए बहुत लंबे समय तक हमारे देश के बहुत से वीरों ने एक लंबा संघर्ष किया है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट टाइम डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, ठीक। तो अब जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब लड़ रहे थे, तो उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे
तो हम किस प्रकार से अपना भारत जो है वो बनाएंगे, है ना, कैसे उसको हम चलाएंगे, उसकी शासन व्यवस्था कैसे होगी, वो प्लानिंग करते थे, इमेजिनिंग करते थे उसकी. सो अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग, है ना. यानी आपसे जब किसी डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व ना किया जाए, बस कोई फैसला आपके ऊपर थोप दिया जाए, यानी आपसे पूछा ना जाए, है ना. और आपको चाहे पसंद हो ना पसंद हो, आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जाए कि आपको ये करना है. आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको करना है कि नहीं करना है. ठीक है. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिश रूल में थी. तो जो इंडियन स्ट्रगलर्स थे, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो ये चाहते थे कि जब हमारा भारत आज़ाद हो जाए उसके बाद जो है हमको कोई रूल ओबे नहीं करना होगा, है ना. किसी को हमें यहाँ पे फॉलो नहीं करना होगा. हम लोगों का रोल क्या होगा, मेकिंग में, मतलब हम अपने कानून खुद बनाएंगे. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. ठीक है. तो ये इन लोगों का सपना था, हमारे भारतवर्ष के नेता लोगों का, कि जो हमारा इंडिया है जब वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक, उसके बाद जो है हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो लोकतंत्र में जो है सब लोगों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इक्वल, यानी सब लोग क्या होंगे यहाँ पे, बराबर होंगे. और जो सरकार बनाने का काम होगा उसमें सब लोगों की भागीदारी होगी. ओके. सो वॉट रिमेन टू बी डन देन वॉज टू वर्क आउट द वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमिन इट्स फंक्शनिंग. ठीक है. तो इसी संदर्भ में उन लोगों को जो है काम करना था कि किस प्रकार से हमारी लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और किस प्रकार के हम रूल्स बनाएंगे ताकि उसकी प्रॉपर जो है फंक्शनिंग हो सके, वो उसके फंक्शन को डिफाइन कर सके. तो दिस वॉज डन नॉट by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. ठीक है. तो ये जो हमारा संविधान लिखा गया, ये किसी एक व्यक्ति ने अकेले नहीं लिखा, इसमें बहुत से लोग शामिल थे. तकरीबन 300 लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे 1946 में, और वो हर एक पीरियड में जो है अगले 3 साल तक इस पे मेहनत करते रहे. ठीक है. 3 साल तक उन्होंने ये वक्त लगाया हमारे भारतीय संविधान को बनाने में. ठीक है. अभी जो मेंबर्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ये इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क था. ठीक है. बहुत आसान नहीं था, क्योंकि आज तो भाई हमारे सामने है कि हाँ भाई हमारे पास इतने मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे ड्यूटीज़ हैं. ठीक है. बहुत आसान लगता है, लेकिन ये इतना आसान था नहीं, क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो जब अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी पाली उसके बाद भी एक बहुत बड़ा एक जो हमारे आगे एक चुनौती थी. ठीक है. जैसे कि आप सब जानते हैं, जो इंडिया का बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ. ठीक है. कितना खून खराबा हुआ, दोनों तरफ के लोग, दोनों समुदाय के लोग मारे गए. और इस बीच में जो है गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी थी, यानी इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी. यानी ब्रिटिश ने हमको छोड़ा तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे उसने हम लोगों को पूरा निचोड़ दिया था, है ना. हमारी सारी अर्थव्यवस्था को, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पूरी तरीके से उसने हमारी नींव हिला दी थी. ठीक है. तो बहुत ही चरमराई हुई अवस्था में अंग्रेज जो है इंडिया को छोड़ के गए थे, तो उसको ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी. सो द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. ठीक है. हमारे भारत की विशेषता हुई यही है ना. यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग संप्रदायों के लोग, अलग धर्मों को मानने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जाते हैं. ओके. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कॉन्सिडरेबल टर्मोइल. ठीक है. अब जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति थी. ठीक है. क्या उथल पुथल था, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल. यानी जब भारत का 2 टुकड़े में वो बट गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, तो सिचुएशन थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ख़राब थी. इसमें जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जहाँ पे राजा शासन करते थे, ठीक है, वो बहुत आसानी से जो है इसमें विलय करने को तैयार नहीं हो रहे थे. कुछ तो हो गए, और कुछ लोगों के लिए एक कन्फ्यूजन की स्थिति कि भाई हम पाकिस्तान की तरफ जाएं कि हम इंडिया की तरफ आएं. और कुछ लोग तो भाई अपना प्रिंसली स्टेट छोड़ना ही नहीं चाहते थे. वो चाहते थे कि भाई हमारा राज्य हमारे पास छोड़ दो,
हमको ना तो इंडिया में विलय करना है ना पाकिस्तान में, ठीक है। तो उनका जो भविष्य था वो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में हो रहा था। और जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जनसंख्या भी बहुत कम नहीं थी इंडिया की, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। ओके, ये बिल्कुल भी एक अच्छी स्थिति में नहीं थी। ओके, सो ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे लीडर्स के जो दिमाग में चल रही थी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उनको जो है संविधान लिखना था। यानी इतने लोग हमारे सामने हैं, इतने धर्म के लोग हैं, इतने भाषाओं के लोग हैं, तो हमें सबको सेटिस्फाई करना है, सबके अधिकारों की रक्षा करनी है। तो ऐसा संविधान लिखना है जिससे कहीं किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए, और जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, है ना, उनको भी देखना है। यानी बहुत सारी चुनौतियाँ थी जो कि इनके सामने थी। Now, they rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving nation unity। ठीक है, तो बहुत मेहनत के बाद उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, उससे हमें एक देखने को मिला कि उसमें जो एक सम्मान जो झलकता है, और उसमें जो उन्होंने डाइवर्सिटी को मेंटेन, यानी विभिन्नताओं को जो उन्होंने बहुत संभाल के रखा कि भाई किसी की भी आइडेंटिटी को नुकसान ना पहुँचे, और प्लस हमारा देश भी क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान तो पहले ही बढ़ चुका था, अब आगे जो बचा है उसको हमें संभालना था। ठीक है, तो ये सारी बातों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा गया। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, अभी जो आपका फाइनल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो लोगों की एक चिंता थी, क्योंकि गरीबी बहुत अधिक थी हमारे देश में, उसको कैसे हमें हटाना है, और ऐसी किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक ऐसे हमें रिफॉर्म्स लाने हैं ना, कि जिस प्रकार से जो लोग हैं, है ना, वो अपने लाइफ को भी सुधार सकें। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो था वो लोगों की स्थिति को सुधारने के साथ साथ ये था कि लोगों की एक भूमिका होनी चाहिए अपने नेता को चुनने की, है ना, यानी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तभी हमने कहा ना डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है चूजिंग, ओके, राइट टू वोट। ठीक, सो लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये जो आपके नीचे दिए हुए हैं, अब ये आपके की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक, तो अभी देखिए पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका है फेडरलिज्म। ओके, अब ये देखिए फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, है ना। फेडरलिज्म यानी क्या कि जहाँ पे आपकी जो शक्ति है ना वो सेंट्रलाइज्ड ना हो, यानी एक ही अकेला शासक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा राजा मतलब नहीं होना चाहिए जो कि सबको ऊपर राज करे। यानी शक्ति की केंद्रीयता को हटा के विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया गया, यानी कि एक नहीं, एक से ज़्यादा सरकारें जो है कंट्री में रहेंगी। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो इसी कारण हमारे इंडिया में क्या है, वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। ठीक है, और जो आपकी पंचायती राज है, इट इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो अब जब आप गवर्नमेंट हमारे यहाँ देखते हैं कैसे शक्ति का एक जो बांटा गया है शक्ति को, यानी आपकी एक सरकार है जो सेंटर में बैठी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टेट है, स्टेट के नीचे आपका रूट लेवल जो है, यानी जो गांव है वहाँ पे आपका पंचायती राज। ठीक है ना, तो आपके 3 टायर आप देखते हैं। ठीक है, यहाँ इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ पावर, जहाँ पे आपने शक्ति को क्या किया, बांट दिया। यानी यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है जो सबको कंट्रोल करेगा, यहाँ पे सब अपना अपना देखेंगे। ओके, यानी सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट रहेगी, फिर आपके गांव के लेवल पे भी एक अलग प्रकार का सरकार है। ठीक है, तो ये है आपका फेडरलिज्म। नाउ द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया मेंट that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। ठीक है, तो फेडरलिज्म का उद्देश्य ही यही था कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि दिल्ली में एक सरकार बन गई और वो ही जो है सबके लिए अकेले क्या कर रही है, फैसले ले रही है। ठीक है, हमें क्या करना है, it was important to have another level of government in the states so that the decisions can be made for that particular area। ठीक है, यानी जो सेंटर में बैठा है, भारत इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पे आप जब सेंटर में बैठे हैं, इसके अलावा आपने स्टेट हैं, स्टेट में फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उसमें बहुत सारे आपके गांव हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा होना चाहिए कि जो उस एरिया में रह रहा है वो उन चीज़ों को प्रॉपरली जानता है।
ठीक। तो इसीलिए जो है शक्तियों को ऐसे बांटा गया कि हर एक अपने एरिया का एक लीडर हो जो कि वहाँ की चीज़ों को समझे और उसके लिए वो बेहतर फैसला ले सके। ओके। तो इस संदर्भ में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो यहाँ पे जो फैसले लिए जाएंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए वो इंसान ले सकता है। सो वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनोमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इश्यूज, ठीक है। यानी कि हर एक स्टेट जो कि इंडिया में है उसके पास अपनी एक फ्रीडम होनी चाहिए अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ इश्यूज पे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न आर रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो आपके कानून बनेंगे कुछ इश्यूज तो ऐसे होंगे जो कि उस पर फैसला बनाने का अधिकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक महत्व रखते हैं उसका सारा जो आपका फैसला लेने का काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, वो सबको फॉलो करना होगा। यानी हर स्टेट को, हर पंचायत स्तर पे सबको, ठीक है। और कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जिसपे कि सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट फैसला करेगी, वो कानून बनाएगी। ओके। तो इस प्रकार से चीज़ों को जो है वो बांटा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। इस संदर्भ में जो है आपका जो एक लॉ कानून बनाने की जो एक प्रक्रिया थी उसमें लिस्ट डिसाइड कर दिए गए, ठीक है। यानी एक पूरी लिस्ट थी कि भाई किस विषय पे किसका कानून जो है वो मान्य होगा, ठीक है। तो इसके बारे में जाके आप लोग आगे पढ़ेंगे। ओके। इसको अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है कि इस विषय पे जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी, इस विषय पे आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। और कुछ ऐसे विषय थे, ओके, जिसपे कि आपकी सेंटर और स्टेट दोनों ही फैसला लेंगे, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें जो आपको आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। सो नाउ इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डस, ठीक है। इसके अलावा संविधान ने इस प्रकार की चीज़ें भी सुनिश्चित की कि हर स्तर पे जो सरकार बनी है, ठीक है, वो जो भी काम करेगी, भाई आपका स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे विलेज पे पंचायती सिस्टम काम कर रहा हो, कहीं भी लोगों की बेसिक ज़रूरतें एक जैसी रहती है ना। सबको सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, साफ़ पीने का पानी चाहिए, यातायात के अच्छे साधन चाहिए, बढ़िया रोड चाहिए। यानी ये जो भी काम सरकार करवाएगी तो इसके लिए उसको बढ़िया पैसा जो है उसको मिलना चाहिए। तो ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुनिश्चित किया, राइट। सो अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, ठीक है। तो फेडरलिज्म के अंतर्गत जो है सबसे अच्छी बात वो ये है कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक शक्ति यूज़ करने का माध्यम नहीं है, ठीक है, कि भाई फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो है आपको जो है शक्तियाँ मिल गई, आप उसके एजेंट बन गए, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलती है, राइट। सो ऑल द पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो कि इंडिया में है वो इन कानूनों से और पॉलिसी से बंधा रहता है जो कि हर लेवल की गवर्नमेंट पे बनाया गया, ठीक। यानी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार ने जो भी लॉ बनाए वहाँ पे जो व्यक्ति हैं सबको मान्य होगा, और पंचायती राज में जो भी आपके लॉज बनाए जाएंगे वो विलेज स्तर पे सबको मान्य करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका फेडरलिज्म। अब दूसरा जो आपका एक की फीचर है वो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन्स। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पे हर नागरिक के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को जो है फॉलो करना होगा। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर वयस्क नागरिक यानी हर एडल्ट जिसकी उम्र जो है 18+ है उसको जो है वोट देने का अधिकार माना जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट, क्रीड या फिर किसी भी जेंडर का हो, ठीक है। 18+ के ऊपर आप जो है वोट वो दे सकते हैं। सो व्हेन दे वेर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फेल्ट that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, क्लास एंड जेंडर हायरार्चीज, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्यों बनाया गया, क्योंकि इससे पहले जो था यानी पहले के समाजों में था जो एक कुरीति थी कि भाई कुछ ऐसे पारंपरिक
कास्ट थे, जातियाँ थीं या फिर कुछ ऐसे वर्ग थे, ठीक है, या फिर स्त्री पुरुष को लेके जो एक ऊंची नीचे की जो एक हायरार्ची बनी हुई है ना, कि भाई कुछ विशेष लोग ही जो हैं वो सत्ता में रहेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हट जानी चाहिए। यानी अब जो है सभी को सरकार में भागीदारी करने का अधिकार है। यानी आप कोई भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट, यानी आप कोई भी हैं, SC ST OBC जनरल, मतलब जो भी चीज़ें हमारे समाज में बनी है इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पूरा अधिकार है कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना नेता खुद चुन सके और आप खुद भी इस देश के नेता बन सके, ठीक है, तो ये इसका जो है एक पर्पस था। सो दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्यों ये बनाया गया, ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली चुन सकें वोट देके, ठीक है, तो ये आपका जो है पर्पस था किसका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, सो दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस, ठीक है, यानी आप अपना लीडर भी खुद चुन सकते हैं और आप चाहें तो आप इलेक्शंस में अपने से खड़े भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो भी नेता चुन के आएंगे वो लोगों के प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह रहेंगे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट की फीचर है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जहाँ पे जो आपके शक्ति होती है, ठीक है, उसको हमने कैसे बांट दिया, ठीक। तो अभी इसमें आप फेडरलिज्म को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी फेडरलिज्म यानी जहाँ पे हमने क्या किया, जो पावर किसी एक हाथ में इकट्ठी ना रहे, ठीक है, यानी एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति जब बहुत सालों तक शक्ति का उपयोग करता है ना, तो धीरे धीरे वह स्वतः ही निरंकुश हो जाता है अक्सर, ठीक। तो इससे बचने के लिए कि कोई एक व्यक्ति विशेष शक्ति का उपयोग करने में निरंकुश ना हो, तो वो शक्ति का उपयोग करने में बहुत सारे लोगों को जो है उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, यानी बहुत सारे लोग उसको उपयोग करें ताकि वो जो है मिसयूज़ ना करे, है ना। फेडरलिज्म मीन्स योर डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, वो है आपका डिवीजन ऑफ पावर और ये है आपका सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, इसको आप लोग समझिएगा। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। अभी इसमें क्या है, आपकी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। जैसे आपके बॉडी पार्ट में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं ना, है ना, बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम करते हैं तो आपकी बॉडी पूरी बनती है, आपका बॉडी काम करती है ना। आपका लीवर है, किडनी है, हार्ट है, सब फंक्शन करेंगे तो आपकी बॉडी मूव करेगी। उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी काम करने के लिए जो है ऑर्गन्स की ज़रूरत हुई और इसमें 3 ऑर्गन बनाए गए। फर्स्ट इज़ योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सो द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। अब ये होता क्या है, अब देखिए लेजिस्लेचर का मतलब होता है इट रिफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी लेजिस्लेचर में वे लोग होते हैं जो कि हमारे द्वारा चुन के आए गए होते हैं, लाए गए होते हैं सरकार में। हमारे जो नेता होते हैं जो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, तो वो उससे हम क्या समझते हैं, लेजिस्लेचर। नाउ एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जो अधिकारी वर्ग होता है ना, जैसे आप IAS PCS को जानते हैं, ठीक है, DM होते हैं, तो ये सब क्या होता है, जो ऊपर से कानून पास होता है ना, जो आपकी सरकार कानून बनाती है उसको क्या करती है, लोगों में वो लागू करती है, हाँ, और प्रॉपरली देखती है कि कैसे हमारी सरकार ठीक से काम करे और बेहतर तरीके से वो सुनिश्चित करती है कि कानून सबका सब पालन कर रहे हो, पूरे देश में जो अच्छी तरीके से ये चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या चीज़ होती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers, ठीक है। ओके, देखिए जुडिशरी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी अपने शक्ति को मिसयूज़ करे, ठीक है, मतलब ये क्या करती है, हर ऑर्गन पे एक चेक बना के रखती है, ठीक, यानी जो भी इन कानून को नहीं मानेगा, ठीक है, उस पर क्या करेगी जुडिशरी आपका, फिर उस पर क्या आपका कानून चलेगा, यानी आपका क्या होगा, फिर पुलिस है, फिर आपका कोर्ट है, यानी उसको जो पनिश करना, सज़ा देना, ठीक है, ये आपका इसका जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी में ही आपकी कौन आ जाते हैं, आपके
कोर्ट आ जाते हैं, ठीक है, आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका लोकल कोर्ट, है ना, ये सब जुडिशरी के काम है, ठीक। तो अभी आपने देखा ना 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक आप लेजिस्लेचर, द लॉ मेकिंग ऑर्गन, देन फिर आपका एग्जीक्यूटिव, द लॉ इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गन, एंड जुडिशरी मीन्स विच कीप्स a check that if somebody is not following the law then that person is deserving a punishment, ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो हमने ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किए, हमने गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन क्यों बनाए, इट इज़ डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। मतलब आपने 3 ऑर्गन बनाए ना, अब ये 3 ऑर्गन क्या करेंगे, एक दूसरे को चेक करेंगे, है ना, यानी लेजिस्लेचर कुछ गलत करेगी तो भाई एग्जीक्यूटिव बैठी है, एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करिए तो भाई यहाँ पे जुडिशरी बैठी है, ठीक है, नहीं, तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, चेक करेंगे और अपना काम करेंगे, राइट। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दिस ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, सबकी शक्तियाँ जो यहाँ पे अलग अलग रहेंगी, सबका काम जो यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है। सो थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3, ठीक है। तो इससे आपका जो शक्ति जो है, जो कार्य हैं इनके वो बंट गए हैं, और कार्य बंटने से क्या हो गया कि एक बैलेंसिंग ऑफ पावर आ गया, ठीक है, चीज़ें जो हैं आपकी संतुलित हो गई, और प्लस ये एक दूसरे को लगातार क्या करेंगे, चेक करेंगे, ओके। सो नाउ योर नेक्स्ट फीचर इज योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है आपकी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक यानी निकल के आया मूल से, मूल यानी बेसिक, जैसे हम कहते हैं हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, तो एक मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो वैसे ही ये है आपकी मूलभूत राइट्स, अधिकार, जो कि बेसिक है, जो आपको चाहिए ही चाहिए और जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। नाउ द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कॉन्शाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी जो आपके मौलिक अधिकार है ना, इसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है ना, अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है, तो इसको क्या फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को क्या संज्ञा दी गई है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा। हाँ, तो जैसे आप मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपने रास्ते में देखा भाई किसी आदमी का पर्स गिर गया, वो पर्स गिर गया और आदमी आगे जा रहा है, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मैं पर्स उठा लेता हूँ, इसमें बहुत सारे पैसे हैं तो मैं इसको रख के चल दूंगा, उसको क्या पता, ठीक। लेकिन फिर अचानक से आपकी अंतरात्मा से अंदर आवाज़ आएगी कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ये उसका पैसा है, मुझे उसे लौटा देना चाहिए ना, तो इसे कहते हैं अंतरात्मा, यानी कॉन्शियस, हमारा जो अंदर की एक आवाज़ आती है, ओके। तो अब ये किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। नाउ colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। अभी देखो ये जो कॉलोनियल रूल था ना, कॉलोनियल रूल यानी जो अंग्रेज़ों का एक शासन था, इसने क्या किया था, स्टेट यानी जो उसकी जो भूमिका थी ना, वो कुछ एक तरीके से कहते हैं ना डाउटफुल स्टेट में उन्होंने बना दी थी, किसकी, हमारे लीडर्स के दिमाग में, ठीक है ना। यानी वो अब इस बात की श्योरिटी चाहते थे कि जो भी हम अधिकार जो हम दे रहे हैं, ठीक है, ये रिटर्न में होने चाहिए, ठीक है, उसको लिख दीजिए, ये नहीं कि आपने मुंह से बोल के छोड़ दिया, नहीं, देयर शुड बी रिटन राइट्स। इससे क्या होगा कि कोई भी स्टेट जो है अपने पावर को मिसयूज़ नहीं करेगा जब हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को जो है प्राथमिकता दी गई। सो फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, यानी कि भाई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो पावर है यहाँ पे, लेकिन साथ में आपने स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है उसका गलत इस्तेमाल करे, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए भाई वो जनता को किसी तरीके से उसका शोषण ना करे, उससे बचाने के लिए जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है वो बनाई गई। सो द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, ओके। तो इसीलिए हमारे जो संविधान ने इस अधिकार को लोगों को दिया ताकि इन अधिकारों से जो है लोगों की रक्षा हो सके, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पावर में बैठा है वो या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष उनका क्या करना कर सके, शोषण ना कर सके, ओके। इसीलिए आपको दिया गया मूलभूत अधिकार। नाउ moreover the various minority or communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group। अभी देखिए फिर ये माइनॉरिटी की बात उठा रहे हैं। अभी देखिए माइनॉरिटी क्या होता है ना,
समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से अ, उनको अधिकार नहीं मिले होते हैं ना। यानी पहले होता था ना कि जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, वो कहते थे कि भाई वेद पढ़ने का अधिकार तो हमारे पास है, आप तो निचले स्तर के लोग हैं, आप किताब नहीं छू सकते, आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। और दलित वर्ग है, तुम्हारा तो काम भाई गंदा काम करना है, और तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, अच्छी नौकरी नहीं कर सकते। तो इन लोगों को बहुत लंबे समय से ना तो पढ़ने का अधिकार मिला, ना तो ये अच्छी नौकरियों के द्वारा अपने स्तर में सुधार ला पाए, ये पिछड़े रह गए। ठीक। तो इस प्रकार की कम्युनिटीज़ को कहा गया माइनॉरिटी। ओके। तो इसमें भी जो है एक तरह की एक नीड महसूस हुई संविधान को कि इन लोगों के अधिकार को भी हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इन समुदायों की भी हमको रक्षा करनी है जो इतने पूरा लंबे समय से जो है बेचारे समाज में दबे हैं, कुचले हैं और जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम ये सोचें कि समाज के कुछ लोग, देश के कुछ विशेष मुट्ठी भर लोग ही बस विकास करते जाएंगे तो आपका देश प्रोग्रेस करेगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक कि आपका व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक आपका देश है वो डेवलप्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। ठीक है। यानी कि एक लंबे समय से जो आपके मेजॉरिटीज़ में लोग थे, है ना, जो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे माइनॉरिटीज़ का शोषण कर रहे थे, है ना। जैसे आप मजदूर वर्ग देखते हैं भाई, ज़मींदारों की बड़ी बड़ी ज़मीनें जिनके पे वो मजदूरों से मजदूरी करवाते थे, उनको पैसा नहीं देते थे, और कुछ वस्तु के बदले या कुछ अनाज के बदले, है ना, पूरे दिन मजदूर उनके ज़मीन पे काम कर रहा है, आपने कुछ कपड़ा पैसा दे के उसको क्या किया, बस उसका काम पूरा किया, एक समय का खाना खिला दिया। ठीक। और आपने कहा कि भाई आप हमारी ज़मीन पे काम करते रहो। और कई बार तो लोग जो है भाई रेंट पे भी काम करते थे, है ना, उनको किराया देते थे, फिर ज़मीन पे खेती करते थे। और कुछ लोग दास थे कि भाई कर्जा नहीं चुका पाए, तो भाई कर्जा नहीं चुकाने की वजह से अब आप क्या करेंगे, हमारे इतने साल तक काम करेंगे बेकार होकर, यानी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके लिए एक पनिशमेंट है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में थी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे अधिकार बनाए, किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो मेजॉरिटी के शोषण से बच सकें। ओके। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की। ही हैड सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट्स इन टू फोल्ड। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो अधिकार होते हैं, ये हर नागरिक जो है देश का, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो इन अधिकारों को प्राप्त कर सके। ठीक है। सबको मिलना चाहिए। एंड सेकेंडली, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉस। ठीक है। और ये जो अधिकार बने, ठीक, ये हर उस व्यक्ति को जो है जो कि अथॉरिटी में बैठा है, जो कि शासन चला रहा है, जिसके हाथ में ये शक्ति है कि वो कानून बनाए, उसके ऊपर ये बंधन होना चाहिए कि वो इन अधिकारों को माइनॉरिटीज़ को दे, उसका उल्लंघन ना करे। ठीक है। तो ये दो बातें जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सुनिश्चित करने के लिए कहा। ओके। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ और बनाई, वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये लोगों के कल्याण के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं, है ना। यानी जो गरीब लोग हैं, है ना, जो पॉवर्टी हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे, जिनके पास मूलभूत चीज़ें भी नहीं, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, तो उसके लिए जो है लॉज बनाए जाए, उनको जो अधिकार दिए जाएं। तो इसके अंतर्गत बनाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, that is for the welfare of some section of the society, right? So this section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मकसद था कि गरीबी कम करना, बहुत बड़ी जनसंख्या में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी कम करना, उनकी मदद करना, और उनको बाकी जो समाज के लोग हैं उनके बराबरी में लेकर आना। ठीक है। अब आपका जो फोर्थ फीचर है वो है आपका सेक्युलरिज्म। ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या चीज़ है। नाउ, secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। ठीक है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षवाद, है ना। धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब कि जहाँ हम किसी विशेष धर्म को विशेषता ना दें, विशेष ना बताएं। यानी जैसे हमारा भारत है तो इसमें बहुत से धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध,
ठीक है, सिख है, फिर आपका ज़ोरोस्ट्रियन है, हाँ, जैन धर्म है, तो जितने भी लोग हैं, तो इसमें किसी एक विशेष धर्म, जैसे हम कहते हैं इंडिया में भाई हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, तो हम ये नहीं कहेंगे, सरकार ये नहीं कह सकती है कि अब यहाँ पे ज़्यादा हिंदू हैं तो सबको जो है अब क्या करना पड़ेगा, हिंदू धर्म फॉलो करना पड़ेगा, सबको मंदिर में जाके पूजा करनी होगी, सबको जो है भाई एक विशेष धर्म की किताब पढ़नी होगी, सबको एक विशेष तरह के कपड़े पहनने होंगे। नहीं, यहाँ पे स्टेट ने कहा कि ऑफिशियली किसी को भी, एक रिलीजन को भी प्रमोट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, यानी हमारी नज़र में सारे धर्म बराबर हैं, यानी हर धर्म अपने धर्म का विकास कर सकता है, उसको पालन कर सकता है, यानी एक संप्रदाय के ऊपर दूसरे संप्रदाय के धर्म को हम थोप नहीं सकते। ठीक है, सुनो, the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका बहुत विशेष हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे आदर्श सामने रखता है कि जो हम एक देश के नागरिक होने के नाते उसको फॉलो करें, प्लस हम तो नागरिक हैं, हम तो उसको एडहर करेंगे, ठीक है, लेकिन वे जो हमारे लीडर्स हैं, जिसको हमने चुना है, जो हमारे ऊपर शासन करें, उनको भी इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बना के रखना होगा, राइट। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है बहुत बड़ी खूबी है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ में और है कि जो भारतीय संविधान है उसे पिछले बहुत से सालों में अमेंड भी किया गया। अमेंड का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है, साथ में स्थितियाँ बदलती हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे कानून भी बदलने चाहिए। ठीक है, तो नई तरीके के जो आपकी राजनीति का एक समाज का माहौल बनेगा, उसको देख के जो है किसी भी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इन लॉज को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, और इससे कई बार बदला भी गया है उसे। ओके, ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। ओके, मतलब जब भी हम संविधान में कोई बदलाव करते हैं, तो जब संविधान में कोई बदलाव होगा, सीधे सीधे क्या होगा, फिर वो हमारी कंट्री का जो एक संवैधानिक प्रकृति है उसमें बदलाव माना जाएगा, राइट। सो वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकम्स अ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर ये आपको नेपाल का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आपके नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनी थी, है ना। आपका जो संविधान था वो कैसा था, मोनार्ची टाइप का था, यानी संविधान तो आपने बनाया, लेकिन अब आखिरी फैसला किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। तो लोग इससे जो है क्या हुए, इससे खुश नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, इसको अमेंड किया, यानी इसमें बदलाव किया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची नहीं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, नो मोनार्ची। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, now the different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Okay, तो अभी क्या है, जैसे ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो उलझी हुई हैं, ठीक है, जिसको आप जो है समझ नहीं सकते। ओके, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हायर क्लासेस में जाके आपको इसको और भी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर की जाएंगी। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया आज ख़त्म, राइट। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी लंबी क्लास ली है और आपको क्लियर करने के लिए एक बार फिर से रिकैप करना बहुत ज़रूरी है। हम पूरा चैप्टर ही रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, और जिसके बाद अगली क्लास लेंगे उसमें हम आपका बॉक्स अटेम्प्ट करेंगे और इसके साथ आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अभी हमने जो इस चैप्टर में देखा, फर्स्ट इज़ वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे समझ सकते हैं, इट इज़ अ रूल बुक फॉर अ स्टेट और द सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय all the people that are living together in a country. Yeah, the constitution consists of the basic laws or rules of a country or an organization. या फिर मैंने इसकी डेफिनेशन और बताई, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंट्री को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस होते हैं, और पर्पस क्या है भाई इसके, कि हमको एक आइडियल स्टेट ऐसा चाहिए जैसा कि हम जिसमें रहना चाहते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति अपने देश की रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नेपाल में देखा कैसे उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से अपने देश को बदल के पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक बनाया। ठीक है, अभी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
उसमें लीडर्स जो है आपकी सत्ता में आने के बाद निरंकुश ना हो जाएं, आपका शोषण ना करें। तो इससे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से सेफ गार्ड जो हमको प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको मिला हुआ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब जहाँ पे सबको बराबर का अधिकार है, कोई एक विशेष वर्ग दूसरे को उस दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पहले हमने देखा डोमिनेंट ग्रुप जो कि किसी लेस पावरफुल ग्रुप को जो है दबा ना सके। ओके, और नेक्स्ट फिर हमने देखा मेजॉरिटी माइनॉरिटी, यानी जो लोग संख्या में ज़्यादा हैं वो अपने संख्या ज़्यादा होने का फ़ायदा ना उठाएं, ताकि जो संख्या में कम है उनको वे लोग जो है दबा ले जाएं। ठीक है, तो फिर हमने इसमें दो टर्म्स देखे हैं आपके। एक है आपका इंटर कम्युनिटी, यानी जहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, और दूसरा हमने देखा इंट्रा कम्युनिटी, यानी जहाँ पे एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ विशेष लोग दूसरे लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव सीन, नेक्स्ट रीज़न की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको किस चीज़ से बचाता है, इट सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, यानी हम कोई ऐसा गलत फैसला ना ले लें जिसका कि खामियाजा हमको आगे चल के लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इस प्रकार से अधिकार नहीं दिए ताकि हम उसकी सरकार में की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर सकें, ताकि जो है आप अपने ही फ्रीडम को, अपने ही राइट को कहीं खो ना दें। ठीक, देन नेक्स्ट वी हैव सीन द की फीचर्स। तो की फीचर्स जो आपकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक बहुत लंबे समय के बाद हमारे देश के नेताओं ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया। तो उसकी जो पहली विशेषता है वो है आपकी फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी कि आपकी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं रहेगी। तो इसमें हमने आपके 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बनाए, दैट इज़ योर सेंट्रल, नेक्स्ट इज़ योर स्टेट गवर्नमेंट, एंड नेक्स्ट इज़ योर एट द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ योर पंचायती राज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया। राइट, अब देखिए फिर हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस चीज़ को सुनिश्चित किया गया, योर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब होता है जहाँ पे आपका व्यक्ति जब अडल्ट हो गया, 18+ एज हो गया, तो वो आपका वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया, ताकि जो लोग हैं इंडिया के वो जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने में डायरेक्ट रोल जो है वो अदा कर सके, और ताकि जो एक बहुत लंबे समय से हमारा जो समाज जो एक पारंपरिक जात वर्ग और जो जेंडर की जो एक भेदभाव में जो फंसा हुआ था उससे निकल के जो है वो बाहर आ सके। ओके, तो इसके ज़रिए से आपके देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे कोई लड़की हो लड़का हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, वो जो है इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, प्लस अपना नेता खुद चुन सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट आपने जो फीचर देखा वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने देखा योर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट इज योर लेजिस्लेचर, दैट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव, दैट इज द law implementing body, and next is your judiciary, that is the body which keeps a check and it punishes those who do not follow the law. ठीक है, तो इसको हमने बनाया क्यों, to prevent the misuse of power by any one branch of the government, and each organ will act as a check on the other organ of government, and this ensures the balance of power between all three. ठीक है, फिर नेक्स्ट फीचर जो हमने देखा वो है आपके मूलभूत अधिकार, यानी आपकी फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को और आपको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके जो भी बेसिक अधिकार हैं, कहीं कोई भी सत्ता में जो सरकार है कहीं वो आपका शोषण ना कर सके, आपके अधिकारों का हनन ना कर सके, इसीलिए इसको गारंटीड राइट कहा गया। गारंटीड राइट मतलब जो कि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, वो हैं आपके तो हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको माइनॉरिटीज़ को भी ध्यान में रखा। माइनॉरिटी यानी ऐसे लोग जो कि संख्या में कम है, या कोई विशेष धर्म संप्रदाय के लोग हैं जिनको कि एक विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उनको भी कुछ ऐसे राइट्स दिए गए ताकि उनके समुदायों को जो है बचा सकें। फिर हमने इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका देखी। उन्होंने कहा ये जो अधिकार हैं वो हर सिटीज़न को प्राप्त होने चाहिए, और प्लस ठीक है, जो आपका सत्ता में जो व्यक्ति है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको जो अधिकार लोगों को देना है और इस पर कानून बनाना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने देखा। वाई इट हैज़ बीन डन, इट वॉज मेड टू हेल्प टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, इट वॉज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, और जो पांचवी विशेषता हमने देखी आपकी
कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है आपकी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षवाद। यहाँ पे जहाँ पे किसी एक धर्म को विशेष नहीं बताया जाए, एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर थोपा नहीं जाए। ठीक है, तो इसके अलावा और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात पे स्ट्रेस करता है कि जो भारत के नागरिक हैं और जो यहाँ के नेता हैं, जो शासन में हैं, जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, उन सब को जो है जो भी आइडियल सेट किए गए हैं उसको जो है वो फॉलो करना चाहिए। और प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के भी प्रावधान है, यानी आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा समय स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, तो उसके अनुसार हमको अपने संविधान में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो अब जो है आपने देखा यही आपका पूरा चैप्टर है, तो इसको आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगली जो क्लास में उसमें हम लोग बॉक्स अटेम्प्ट देखेंगे। ठीक है, और वो भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, और अगर कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड टू द नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन। टिल दैट टाइम सी यू, बाय बाय।